आवाज सुन के वार्तिका के कान खड़े हो गए और वो सिद्धार्थ के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। सिद्धार्थ ने भी ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने वो आवाज सुनी ही नहीं। सिद्धार्थ अपनी घबराहट से लड़ रहा था। तभी उसने वार्तिका से कहा, मैम, आप अंदर आना चाहेंगी? वार्तिका इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। उसने वहीं खड़े होकर कहा, नहीं, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुमने रात में कोई शोर नहीं सुना? सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं मैम, मैंने तो रात में कोई शोर नहीं सुना, ना ही कुछ देखा। वार्तिका थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो गई। तुम्हारे दूसरे पड़ोसी ने भी यही जवाब दिया है, लेकिन मैं हैरत में हूं। तुम देख सकते हो कि आयशा के घर में कितनी तहस नहस मचाई गई है। मुझे लगता है बहुत झगड़ा हुआ होगा, कितना शोर शराबा हुआ होगा। सिद्धार्थ ने अपना कदम बढ़ाया और झांक के दरवाजे का मुआयना किया। सही कहा आपने मैम, दरवाजे की हालत तो बहुत खराब है। सिद्धार्थ की इस पुष्टि पे वार्तिका बोली, अब मेरा सवाल यह है कि जब यहाँ इतना शोर मच रहा था तो आयशा का पड़ोसी जिसके घर की दीवार जुड़ी हुई है, उसे रात में कोई आवाज, किसी का चीखना चिल्लाना कैसे नहीं सुनाई दिया? सच तो ये था कि सिद्धार्थ खुद से भी यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर उसे और आलिया को कुछ सुनाई कैसे नहीं दिया। तभी वर्तिका ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका डर सिद्धार्थ के जहन में काफी देर से चल रहा था। घर में अकेले रहते हो? जल्दी से सिद्धार्थ ने कहा, दोस्त आते जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं अकेले ही रहता हूं। वर्तिका ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, चलो, तुमसे बात करके इतना तो पता चल गया है कि तुम बहरे नहीं हो। खैर, अगर कुछ और पूछताछ करनी हुई तो मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए ये मेरा कार्ड रखो। अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे तुरंत फोन कर देना। जी बिल्कुल। ये कहकर सिद्धार्थ ने विजिटिंग कार्ड लिया और एक आखिरी बार आयशा के घर के दरवाजे को देखकर अंदर चला गया। वो बहुत ही डरा हुआ था। आखिर क्या हुआ होगा पिछली रात? उसके और आलिया के सोने के बाद कोई आयशा के घर आया, दरवाजा तोड़ा और आयशा को ले गया। इतना सब कुछ हो गया और किसी को कोई आवाज ही नहीं आई। जनाब, तभी आलिया बाहर आई। उसे देखकर यह साफ पता लग रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आलिया, तुम्हें कल रात किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई? आलिया ने ना में सिर हिला दिया। फिर आलिया ने आहिस्ता से पूछा, जनाब, क्या आयशा आपकी दोस्त थी? सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, दोस्त तो नहीं थी, लेकिन जानता तो था। अच्छी लड़की थी बेचारी, और उसका इस तरह गायब होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आलिया ने फिर गंभीरता से कहा, जनाब, आपकी दुनिया में रहने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया है कि आपके यहाँ का कानून आयशा के किडनैपर्स को पकड़ने के काबिल नहीं है। ये कहकर वो पूरे कमरे में इधर उधर देख रही थी। उसने अपनी तलवार फिर से उठा ली थी। सिद्धार्थ समझ गया कि जरूर आलिया को कुछ ऐसा पता है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ आलिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आलिया ने कहा, जनाब, हमें यहाँ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, जो हमने इस दुनिया में पहले कभी महसूस नहीं किया। ये जादू है, लेकिन हमारी दुनिया में हमने ये बहुत महसूस किया है। जब आपने वो दरवाजा खोला, तभी से हमें इस जादू का एहसास हो गया था। जादू? क्या कह रही हो आलिया? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आलिया ने आगे कहा, जनाब, यह आपकी दुनिया के किसी इंसान का काम नहीं है। इस अपहरण के पीछे जरूर दूसरी दुनिया का कोई है। मतलब? सिद्धार्थ ने घबराते हुए उससे कहा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? आलिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, जनाब, ये जादू से हुआ है। आप अपनी दुनिया में जादू को शायद नहीं मानते होंगे, लेकिन हमारी दुनिया में जादू बहुत ही अहम चीज है। और जो हम समझ रहे हैं, अगर वही सच है, तो आयशा की किडनैपिंग एक बहुत बड़ा खतरा है
और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। आलिया की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ आ गया कि आलिया अकेली नहीं थी जो यहाँ दूसरी दुनिया से आई थी, बल्कि वहाँ और भी लोग थे, शायद ये किडनैपर्स। अगले कुछ दिन तक आयशा की किडनैपिंग सुर्खियां बटोरती रही और सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कि उसे आलिया के साथ रहते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। आयशा खन्ना को ही गायब हुए कुछ 4-5 दिन बीत चुके थे और इन बीते दिनों में 6 और लोगों की किडनैपिंग्स हो गई थी। सोशल मीडिया पर हर जगह उन किडनैपिंग्स के बारे में चर्चा थी। अब आलिया सिद्धार्थ को लेकर और ज्यादा चौकन्ना हो गई थी। सिद्धार्थ की रखवाली आलिया ने अपनी जिम्मेदारी मान ली। उसने सिद्धार्थ का घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया और राशन लेने वो खुद ही अकेले जाती। आलिया हर बार घर से एक राशन की लिस्ट लेकर जाती और उस लिस्ट में से 2-3 सामान कटवाकर दूध ले आती। एक बार सिद्धार्थ ने उसके लाए हुए सामान को देखकर उससे कहा, तुम इस बार फिर से 2 लीटर दूध ज्यादा ले आई, ऊपर से ये पेडिग्री का पैकेट भी लेकर आई हो। ये कुत्ते का खाना है, इंसानों का नहीं। धीरे धीरे आलिया शॉपिंग को लेकर सब कुछ अच्छे से सीख ही गई। आज शहर में हो रही किडनैपिंग्स का 7वां दिन था। पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कोई भी सड़क पर देर रात अकेला नहीं घूमने निकलेगा। सारे किडनैपिंग्स आयशा खन्ना की तरह ही हुई थी। विक्टिम अपने घर में अकेला रहता था और किडनैपिंग के बाद उनके घर की हालत टूटी फूटी पाई जा रही थी और गुनाह का एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स देख रहा था और तभी उसने एक कमेंट पढ़ा। ऐसा लग रहा है जैसा कोई वीडियो गेम चल रहा है। ये पढ़कर सिद्धार्थ को आलिया की कही बात याद आ गई। उसने अभी भी वर्तिका का विजिटिंग कार्ड अपने पास रखा हुआ था। उसे कई बार ये ख्याल आता था कि वो वर्तिका को फोन करके बता दे कि ये सब किडनैपिंग्स कोई इंसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये बाहर की दुनिया की किसी ताकत के कारनामे हैं। लेकिन वो जानता था कि इस दुनिया में कोई भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करेगा। बहुत सोचने के बाद उसने अपना दिमाग भटकाया और लैपटॉप पर जॉब्स अप्लाई करने लगा। सब करने के बाद उसकी नजर डेस्कटॉप पर यमन के कारनामों पर पड़ी। वो गेम पूरी तरह से डाउनलोडेड था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक बार भी उस गेम को खेलकर देखा नहीं था। सिद्धार्थ आलिया की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन अब बात किडनैपिंग्स की थी। वो जानना चाहता था कि कहीं वो किडनैपर्स जो दूसरी दुनिया से आए हैं, वो भी आलिया की तरह उसी गेम से तो नहीं आए। सिद्धार्थ इसी उधेड़बुन में था कि क्या उसे ये गेम खेलना चाहिए, लेकिन वीडियो गेम खेलने से उसे आलिया की पूरी कहानी पता चल जाएगी। आज 7वां दिन था, शायद 8वीं किडनैपिंग उसकी खुद की भी हो सकती थी। ये सोचते हुए आखिरकार उसने गेम पर क्लिक किया, लेकिन इससे पहले कि गेम चलता उसे डोरबेल सुनाई दी और फिर आलिया की आवाज आई, जनाब दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। अंदर आके आलिया ने कहा, जनाब आपने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया, हम डर गए थे। वो बोला, अरे मैं कुछ काम कर रहा था, इसमें डरने की क्या बात है। ये कहकर सिद्धार्थ वापस बेड पे बैठ गया। लेकिन आलिया के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो भी चुपचाप सिद्धार्थ के पास बैठ गई और बोली, जनाब हमें आपको कुछ बताना है। हम जब भी बाहर राशन लेने जाते हैं तो हम सीधे घर वापस नहीं लौटते हैं। हम एक एक कर हर उस घर में गए जहां पर अपहरण हुए हैं। ये सुन सिद्धार्थ और हैरान हो गया। क्या तुम क्राइम साइट पर जाती हो? जी जनाब, आलिया ने सिर झुका के जवाब दिया। सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में बोला, और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? वो मालिक, हमें लगा था कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमें वहां नहीं जाने देंगे, लेकिन हमारे लिए आपकी रक्षा करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सब तहकीकात कर ली है। ये कहते हुए
आलिया बहुत डर गई थी। जब सिद्धार्थ ने उसे ऐसे डरा हुआ देखा तो फौरन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए समझाया कि वो उससे नाराज नहीं है, उसे सिर्फ उसकी चिंता है। आलिया समझ गई और उसने कहा, जनाब, आप बहुत अच्छे हैं। हम आपकी इस अच्छाई के लायक नहीं हैं। ये तहकीकात करने से पहले हमें आपसे पूछ लेना चाहिए था। सिद्धार्थ ने अपने व्यवहार में नम्रता लाते हुए पूछा, क्या तुमसे हमेशा ये कहा गया है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत है? जी जनाब। आलिया ने सर झुकाए हुए कहा। ये देख सिद्धार्थ ने उसका सिर ऊपर किया और कहा, चिंता मत करो, मैं वैसा नहीं हूं। आलिया पुराने दिन याद करते हुए उदास होकर बोली, वो लोग हमें इस गलती पर बहुत बुरी सजा सुनाते, हमें बहुत मारते। अगर आपको भी हमें सजा देनी है तो आप दे दीजिए। सिद्धार्थ ने बहुत प्यार से उसके गालों को सहलाया और कहा, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत हमें महसूस नहीं होती। लेकिन ये बताओ कि क्या पता चला तुम्हें किडनैपिंग्स वाले घरों में जाकर? जी जनाब, हर जगह पर हमें एक जादुई ताकत महसूस हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपके घर के पास वाली आयशा खन्ना के घर में थी। जनाब, वो गुनहगार इस दुनिया के नहीं है और आज हम ये बात पूरे यकीन से कह रहे हैं। उसके इतना बोलते ही सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन इससे हमारे क्या मदद होगी आलिया? हमें ये तो नहीं पता चला ना कि वो लोग कौन हैं? आलिया ने उसे बताया, जनाब, हर घर में एक ही तरह की खुशबू थी, एक ही तरह का जादू था, यहाँ तक कि अपहरण करने का तरीका भी एक ही था। ये सारे हमले एक ही तरह से हुए हैं। पिछले 7 दिन में हर अपहरण एक तरीके से ही किया गया है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक ही ताकत का किया धरा है। सिद्धार्थ ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, वो ताकत जो भी है बहुत खतरनाक है। आलिया ने उसे समझाया, जी जनाब, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। हमारी दुनिया में वो लोग रात को निकलते हैं क्योंकि उस वक्त कोई खतरा नहीं होता। उनकी परछाई तक नहीं दिखती। उस ताकत को पकड़ना तो दूर की बात है, उनके सामने खड़े होने के बाद आप जिंदा भी नहीं बच सकते। सिद्धार्थ इस बारे में जितना सुन रहा था उसे उतना ही डर लग रहा था। यहाँ तक कि आलिया भी उन लोगों के बारे में बताते हुए बहुत ही घबराई हुई थी। इस वक्त वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी वो अल्ताफ के अड्डे पर थी। ये देखकर सिद्धार्थ सोच रहा था कि अगर इस चीज से आलिया इतनी डरी हुई है, जो लोगों को एक हाथ से उठाकर फेंक देती है, अपने पैरों से बंदूक तोड़ देती है, यहाँ तक कि जिस पर गोली तक का कोई असर नहीं होता, तो फिर मामूली इंसान उस ताकत का सामना कैसे कर पाएगा? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, आखिर कौन है ये लोग जो किडनैपिंग कर रहे हैं? आलिया ने सिद्धार्थ को देखा और कुछ देर रुककर जवाब दिया, वैम्पायर। वैम्पायर? सिद्धार्थ सदमे में जोर से चिल्लाया, क्या आलिया सही कह रही है कि ये किडनैपर्स वैम्पायर हैं जो रात के अंधेरे में निकलते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सिद्धार्थ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में असली दुनिया में वैम्पायर भी आकर किडनैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसने वैम्पायर सिर्फ टीवी या वीडियो गेम्स में ही देखे थे। लेकिन सिद्धार्थ के पास आलिया की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि जितनी भी किडनैपिंग्स हुई थी उससे ये जाहिर था कि ये काम किसी मामूली इंसान का हो ही नहीं सकता। आलिया हॉल में थी और सिद्धार्थ बेडरूम में। रात के 12 बज रहे थे। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर यमन के कारनामों वीडियो गेम के बारे में पढ़ रहा था। गेम के कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में वैम्पायर्स का भी चरित्र लिखा था। वैम्पायर रात को निकलने वाली वो आत्माएं होती है जिनका सिर्फ इंसानी दुनिया नहीं
हर दुनिया में खौफ है। वो गिनती में बहुत कम होते हैं और हमेशा बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं, जहां रात की जिंदगी शराब, नशों और जुए में जी जाती है। वैम्पायर्स भी रात के राजा होते हैं। उनकी आंखें और चेतना रात में काम करती हैं। नए शहर पहुंच वो अपना शिकार जल्दी ढूंढ लेते हैं। उनके खून से अपना पेट भरते हैं और जब उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं बचता, उन्हें एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ देते हैं। वैम्पायर्स बहुत ताकतवर और मायावी होते हैं। सिद्धार्थ ये सब बहुत चाव से ये सब अपने लैपटॉप पे पढ़ रहा था। फिर उसने पढ़ा कि वैम्पायर्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होते हैं ओल्ड वैम्पायर्स। ये पढ़ते पढ़ते तभी सिद्धार्थ की आवाज कांप गई। उसने लैपटॉप से नजरें उठाकर हॉल में बैठी आलिया की तरफ देखा। आलिया जमीन पे घुटनों के बल बैठी थी और खुद से कुछ बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा शायद वो कोई मंत्र या दुआ पढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने उससे तुरंत पूछा, ये ओल्ड वैम्पायर के बारे में जानती हो तुम? तभी आलिया ने मंत्र पढ़ना बंद किया और सिद्धार्थ को देखा, लेकिन फिर बिना जवाब दिए वो किचन में जाकर नमक का डिब्बा उठा लाई और फिर घर के कोने कोने में नमक छिड़कने लगी। सिद्धार्थ ने फिर से उससे पूछा, आलिया, ये कौन से वैम्पायर है जो यहाँ आए हैं, नॉर्मल वाले या ओल्ड वैम्पायर वाले? आलिया ने कहा, जी, सबसे खतरनाक वाले। ये कहते हुए उसने सिद्धार्थ के मुंह पर नमक छिड़क दिया और आगे बोली, ये मदर वैम्पायर है जो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर होते हैं। सिद्धार्थ ने अपने मुंह से नमक थूकते हुए कहा, ओ, तो फीमेल है। क्या नमक छिड़कने से ये वैम्पायर भाग जाएगी? उन्हें भगाना इतना आसान नहीं है। ये नमक बस उन्हें रोकने के लिए है, ताकि हमें उनसे लड़ने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। मदर वैम्पायर अगर आपके पीछे आए तो ये नमक उन्हें कुछ देर तक रोक सकता है, लेकिन उनके गुस्से को खत्म करके उन्हें यहाँ से कहीं और भेज नहीं सकता। ये सब सुनकर सिद्धार्थ के पसीने छूट रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम उनसे लड़ सकती हो? ये सुन आलिया जो भी कर रही थी रुक गई और सिद्धार्थ की आंखों में मायूसी से देखने लगी। फिर उसने सिर नीचे झुकाकर कहा, नहीं, इस बार हम आपको नहीं बचा सकते, लेकिन हम आपको बचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे जनाब। लेकिन आप डरिए मत, हम आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे देंगे। ये सुनकर कि आलिया उसकी मदद नहीं कर सकती थी, सिद्धार्थ बहुत घबरा गया। उसने कहा, इसका मतलब वो लोग इतने ताकतवर हैं? आलिया भी अब खड़ी होकर सिद्धार्थ से बात करने लगी और उसने आगे बताया, मदर वैम्पायर 1000 साल में सिर्फ एक बार हमला करने के लिए जागती है और हमें ये देखकर अफसोस है कि इस बार उन्होंने आपकी दुनिया को अपना शिकार बनाया है। सिद्धार्थ अपनी जगह पे स्थिर बैठ भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, कैसी दिखती है वो? हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? आप उन्हें नहीं पहचान सकते। तो अब हम क्या करेंगे? डरते हुए सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ के जवाब में आलिया किचन की तरफ चली गई और वहां से चाकू ले आई। सिद्धार्थ ये देखकर दंग था। आलिया हाथ में चाकू लिए अब सिद्धार्थ के पास चलकर आई और उसे घूरते हुए बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी रक्षा करने की। सिद्धार्थ का सारा ध्यान आलिया के हाथ में पकड़े चाकू पर था। ये देखते ही आलिया ने कहा, आप मत डरिए जनाब, हम अपना वादा निभाएंगे। और फिर जो आलिया ने किया वो देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। आलिया ने अपने हथेली पर चाकू चला दिया। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे रोक पाता, आलिया अपना हाथ काट चुकी थी।
उसके हाथ से भल भल खून निकल रहा था। इतना खून देखकर सिद्धार्थ के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन आलिया आलिया ने उफ तक नहीं की। ये क्या कर रही हो आलिया? सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया। आलिया ने अपने घाव से और खून निकालने के लिए मुट्ठी बंद कर दी। फिर वो जमीन पर खून छिड़कने लगी। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह थोड़े समय पहले आलिया पूरे घर में नमक छिड़क रही थी, अब वो घर में हर एक चीज को अपने खून से रंग रही थी। तभी आलिया बोली, मदर वैम्पायर को जवान और कुंवारी आत्माओं का खून पसंद है। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, कुंवारी आत्मा? आलिया ने घर के एक एक फर्नीचर, दरवाजे और खिड़की को अपने खून से रंगते हुए कहा, जी जनाब, खून, कुंवारी आत्मा का खून। जैसे ही एक वैम्पायर को कुंवारा खून मिलता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे पूरे घर में घूम रहा था। उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा खून कुंवारा नहीं है? आलिया ने कहा, ऐसे ही मुझे बस लगा। क्यों जनाब, आपकी कोई महबूबा है? नहीं नहीं, मैं मतलब ये सब। इन सवालों के जवाब देना सिद्धार्थ के लिए बहुत अजीब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने आलिया से पूछा, लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे है इस बात का कि मेरा खून कुंवारा है? तुम्हें क्या इंसान को देखकर पता लग जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? ये सुन आलिया ने कहा, नहीं जनाब, मुझे देखने से कुछ नहीं पता चलता। वो तो जिस तरह आप रहते हैं, जैसी आपकी शख्सियत है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि किसी भी औरत को आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आलिया! ये बात सुनकर सिद्धार्थ के सीने में हजारों खंजर चुभ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आलिया ने चाकू से उसे ही क्यों नहीं मार दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी खुले में। सिद्धार्थ ने तंज करते हुए कहा, तो इसका मतलब मेरा सिंगल होना अब मेरी मौत का कारण बनेगा। आलिया ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, हो गया। घर के हर एक कोने में अब हमारा खून है। हमने हर दुआ भी पढ़ ली है। सिद्धार्थ भी जैसे रुका हुआ था कि आलिया का काम हो जाए। सिद्धार्थ भागकर वॉशरूम से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसने तुरंत आलिया को अपने पास बुलाया और उसके जख्मों पर पट्टी करने लगा। आलिया के घाव से लगातार खून बह रहा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद को इतना गहरा घाव देने की क्या जरूरत थी। उसने मन में सोचा, इसने अपना खून क्यों बहाया? क्या इसने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून बहा दिया? हालांकि आलिया ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दर्द से उसका हाथ कांप रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुमने अपने हाथ क्यों काटा? आलिया ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया और उसे एकटक देखती रही। सिद्धार्थ भी आलिया की झील सी गहरी और नीली आंखों में कहीं खो गया था। ऐसे ही वे दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। सिद्धार्थ समझ गया था कि आलिया उसके इस सवाल का जवाब शायद इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ये भी एक राज होगा। शायद आलिया उसे बताना नहीं चाहती थी। शायद उसे गुस्सा या शर्म आ रही होगी। आलिया की बैंडेज हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया? लेकिन इस बार आलिया नहीं मुस्कुराई। उसने आलिया का मूड ठीक करने के लिए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं। और फिर वही हुआ जो सिद्धार्थ चाहता था। आलिया मुस्कुरा दी। इस वक्त उसे सिर्फ इसी बात का अफसोस था कि अगर सिद्धार्थ पर वैम्पायर का हमला हुआ तो वो उसकी हिफाजत करने के काबिल नहीं थी। आलिया ने धीरे से कहा, नहीं जनाब, आपको मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। इस पर सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे जरूरत कैसे नहीं है? मैं नहीं चाहता कि कल तुम पलट के कहो कि मैं एहसान फरामोश हूं। आलिया ने अपने कान पकड़े और एकदम से कहा, नहीं नहीं जनाब, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप हमारे मालिक हैं, लेकिन
आप कभी हमें कोई हुक्म नहीं देते हैं और हमारी किसी गलती पर हमें डांटते भी नहीं हैं। आपके जैसे मालिक मिलना हमारी खुशकिस्मती है। सिद्धार्थ ने आलिया की हिम्मत बांधते हुए कहा, आलिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जनाब, हर मालिक आपके जैसा नहीं होता। ये सुन सिद्धार्थ ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही रहूंगा। सिद्धार्थ और आलिया के बीच एक अनोखा प्यार पनप रहा था। आलिया ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। वो समझ रहा था कि आलिया अभी भी उससे खुलकर बात नहीं कर पा रही है। फिर उसने टाइम देखकर कहा, चलो सोने का टाइम हो गया है, तुम आज भी बाहर काउच पर ही सो जाओगी ना? आलिया ने हाँ में सिर हिलाया तो सिद्धार्थ आगे बोला, जाओ, फिर जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आलिया धीरे धीरे चलकर सोफे तक गई। इतना खून बह जाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। वैसे भी पिछले 7 दिनों से वो ठीक से सोई नहीं थी। उसने पूरी रात जागकर सिद्धार्थ की निगरानी की थी और एक बार भी शिकायत नहीं की। सिद्धार्थ ने आलिया को देखा जो दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी और पूछा, क्या हुआ आलिया, कुछ चाहिए? आलिया ने उससे कहा, इससे पहले कि आप ये पूछे कि सिर्फ हमारा ही खून आपकी रक्षा क्यों कर सकती है, तो हम बता देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कुंवारे नहीं हैं। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? आलिया ने उसे बताया, मतलब एक मदर वैम्पायर को गंदा खून कभी पसंद नहीं आता। उन्हें गंदे खून की खुशबू और स्वाद से नफरत है। गंदा खून जो एक कुंवारी आत्मा का नहीं होता, वो ऐसे खून को तभी पीते हैं जब उनके पास और कोई रास्ता न हो। मदर वैम्पायर से घर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पूरे घर को गंदे खून से भर देना चाहिए। सिद्धार्थ ने परेशान होकर पूछा, तो इसका मतलब है कि तुम? आलिया की आंखें भर आई और उसने धीमे से ऐसा कहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो या जैसे उसने सिद्धार्थ को धोखा दे दिया हो। जी जनाब, हम आप कुंवारे नहीं हैं और हमारा खून गंदा है। सिद्धार्थ को आलिया की इस मायूसी पे बहुत दुख हुआ। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और भागकर उसके पास जाकर बोला, बस करो आलिया, तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं जानना और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है और ना ही कोई सफाई देने की। आलिया ने फिर भी अपनी सफाई दी। तो हमारी दुनिया के मालिक गुलामों के साथ जबरदस्ती। सिद्धार्थ से ये सब सुना नहीं जा रहा था। उसे दुख हो रहा था। इतनी नाजुक और खूबसूरत लड़की के साथ इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी। सिद्धार्थ ने आलिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि आलिया की पिछली जिंदगी इतनी दर्दनाक थी। उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, आलिया, अब तुम सोने की कोशिश करो, हम कल बात करेंगे। आलिया सोने चली गई। आज की रात सिद्धार्थ को नींद ही नहीं आ रही थी। उसका ध्यान पूरे घर में छिड़के आलिया के खून पर ही जा रहा था। रात गहरी होती गई और बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ की आंख लग गई, लेकिन ऐसी नींद जो एक सजा थी, जिसका एक एक पल सिद्धार्थ के लिए मौत से बदतर साबित हुआ, जिसमें वो ना जगा था ना सोया और अपना एक हाथ आलिया की ओर बढ़ाकर उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकली। ये सपना था या हकीकत जिसने सिद्धार्थ को बेताब कर दिया था? क्या वैम्पायर सिद्धार्थ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।